हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवध एग्री क्लासेस पर। तो हम बात करने वाले हैं पर्यावरण पर निबंध कैसे लिखे ताकि हमें अच्छे से अच्छा नंबर कैसे मिले। ताकि हमें अगर 12th में है तो 9 में से 9 या फिर 8 नंबर हमें मिल जाएगा। हम 10th में है तो हमारे जो हमें है वो कम से कम 6 से 7 नंबर मिल जाए। 7 नंबर का होता तो हमें पूरा पूर्णांक लेना है। तो इससे पहले हमारा एक वीडियो था कि आवेदन पत्र कैसे लिखें, तो उसको आप लोग देखिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम कॉपी कैसे लिखते हैं, हमारी कॉपी कैसे दिखती है, उसके हिसाब से मुझे उसके हिसाब से नंबर अच्छा मिलता है। तो टॉपिक है हमारा कि कॉपी लिखने की पूरी गाइड। तो चलिए हम वीडियो को बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा हो गया टॉपिक। पहले यहाँ पर मोटे कलम से लिखेंगे कि पर्यावरण, प्रदूषण और समाधान के बाद जो हमारा रूपरेखा है, हम इस रूपरेखा को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हैशटैग बनाकर रूपरेखा। तो इसके बाद फिर हम यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण पर नियंत्रण, उपसंहार। तो इसके बाद हम पहले लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या रहेगा, जैसे कि हम लोग एक संतुलित वातावरण में रहते हैं और फिर अगर हमें जैसे मान लो कि अगर CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर इस मतलब मात्रा एकदम कम हो जाती है तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा ऑक्सीजन? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से देंगे। तो ये होते हैं एक संतुलित मात्रा में चाहिए। अगर हमें जो है नाइट्रोजन जो है एकदम कम हो गया तो जो हमारा ऑक्सीजन है, तो इसकी मतलब सबकी जो नाइट्रोजन है ना, ये सबकी तीव्रता को कम करती है। जैसे अगर हमारा नाइट्रोजन, समझ लो कि नाइट्रोजन है ही नहीं, हमारे पृथ्वी वायुमंडल में नाइट्रोजन गायब होगी पूरी। तो अगर एक बार आग लग गई ना तो कभी बुझेगी ही नहीं, तो कभी शांति नहीं होगी, तो भयानक रूप धारण कर लेगा। तो इसी के हिसाब से, इसी के लिए हमारे पृथ्वी पर, हमारे वायुमंडल में सभी जो है एक संतुलित वातावरण में रहते हैं। अगर जहाँ पर इसकी मात्रा बिगड़ जाती है तो उसे प्रदूषण कहते हैं। तो चलिए देखते शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। तो जैसे पहले प्रस्तावना यहाँ पर मोटे कलम से लिखेंगे, पहले हैशटैग बनाकर कुछ भी स्टार बनाकर कुछ भी लिखेंगे इसे। तो जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जो जीवन है, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है, जो हम पहले बता चुके हैं। संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। अभी मैंने बात की कि प्रत्येक जो वातावरण है एक संतुलित अनुपात में रहते हैं। मतलब संतुलित वातावरण में मतलब एक निश्चित अनुपात में एक मतलब उपस्थित रहते हैं। कभी कभी वातावरण का यह संतुलन बिगड़ जाता है। जब कभी कभी वातावरण का यह संतुलन बिगड़ जाता है, परिमाणतः वातावरण दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, तो जीवधारियों के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है। इसे ही प्रदूषण कहते हैं। उसके बाद प्रदूषण के प्रकार, जैसे प्रदूषण के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं, इसको लिखेंगे। इसके बाद एक लाइन छोड़कर फिर हम लिखेंगे नंबर 1 या फिर ए लिखेंगे। जैसे हमारा वायु प्रदूषण है, तो वायुमंडल में मौजूद गैसें एक विशेष अनुपात में अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखती हैं, किंतु मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को बिगाड़ता रहा है। तो मीलों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण वातावरण में विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें बढ़ती चली जा रही हैं। कोयले और तेल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और यह गैस वायु में पहुंचने पर जो हमारे अगर ये सब गैस हमारे मतलब मनुष्य के फेफड़ों के लिए काफ़ी हानिकारक होती है, जो कि हमारे लिए घातक भी साबित हो सकती है जैसे मात्रा अधिक हो जाए तो उत्पन्न होती यह गैस वायु में पहुंचने पर वर्षा या नमी के साथ घुलकर धरती पर पहुंचती हैं और गंधक का अम्ल बनाती हैं। या नसिका में, जो हमारी नाक होती है, ये नसिका में जलन पैदा करती हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, फेफड़े मतलब सांसें फूलने लगती हैं। उसके बाद जल प्रदूषण, तो साधारण आप गांव में देखते हैं तो जहाँ पर तालाबें होती हैं जो पानी पीने लायक होते हैं, उसमें कोई भैंस नहला देते हैं, कोई मलमूत्र प्रवाहित कर देते हैं, या फिर गटर का रास्ता जो है उसी में जोड़ देते हैं गटर का। तो इससे हमारा जल प्रदूषण होता है, पानी पीने लायक नहीं होता है। और साथ ही इस समय फर्टिलाइजरों का ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, फर्टिलाइजरों का, तो जो कि हमारे लिए मतलब काफ़ी हानिकारक, मृदा प्रदूषण भी बढ़ता है। और फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो भी हमारे फसलों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कीटनाशक, तो उन सब के भी मतलब कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट रहता है। जैसे कि हमारे जो क्रॉप में अगर हम जान लो कोई कीटनाशक दवा डालें तो उसका प्रभाव रहता है ना, तो अगर सिंचाई के साथ वर्षा के साथ वो जाकर नदियों नालों में मिल जाता है, जिससे कि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, जो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है। तो चलिए देखते हैं जल प्रदूषण। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक तत्व, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें रहती हैं। यदि जल में इन पदार्थों की मात्रा असंतुलित हो जाती है तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है। आज हम नदियों में मीलों का कचरा, मलमूत्र आदि प्रवाहित करते हैं। इसके फलस्वरूप
हमारे देश को अधिकांश नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है। तो अधिकांश नदियों का जल प्रदूषित हो जा रहा है, हमारे देश की अधिकांश नदियों का जल प्रदूषित हो जा रहा है। और रेडियो एक्टिव प्रदूषण यानी कि रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों में विभिन्न परीक्षण से भी जलवायु तथा मृदा पृथ्वी का प्रदूषण होता है। पृथ्वी पर प्रदूषण होता है, यहाँ पर रहेगा, पृथ्वी पर प्रदूषण होता है, पृथ्वी पर प्रदूषण होता है, जो आज के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। परमाणु विस्फोट से संबंध स्थान का तापक्रम इतना अधिक हो जाता है, जहाँ पर परमाणु विस्फोट होता है वहाँ पर ताप इतना अधिक हो जाता है, जैसे कि ज्वालामुखी मतलब फट गई हो, इतना अधिक हो जाता है कि धातु पिघल जाती है। विस्फोट के समय उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल की बाह्य परतों में प्रवेश कर जाती है, जहाँ पर ये ठंडे होकर संघनित अवस्था में बूंद का रूप धारण कर लेते हैं। जहाँ पर ये ठंडे होकर संघनित अवस्था में बूंदों का रूप धारण कर लेते हैं या ले लेते हैं और वायु के झोंकों के साथ इस समस्त संसार में फैल जाते हैं, जिसे रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहते हैं। अपनी आवश्यकता के लिए मनुष्य वनों को काटता है, परिमाणतः वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। ध्वनि प्रदूषण, ये भी काफ़ी हानिकारक प्रदूषण है। अगर मतलब कोई भी हार्ट का पेशेंट है तो डीजे के सामने चला गया और डीजे एकदम फुल वॉल्यूम बजा रहा है तो वहीं पर बेहोश हो जाएगा, मर भी सकता है, इससे होता है। और कोई भी अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई भी अगर कंपनी में काम कर रहा है जहाँ पर एकदम जो ही साउंड बहुत ज़्यादा है, तो अगर साउंड बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर वो आदमी बहरा हो जाता है। तो हमारा जो ध्वनि प्रदूषण है या अनेक प्रकार के वाहनों, कार, मोटर कार, विमान, ट्रैक्टर इत्यादि आदि तथा लाउड स्पीकर, बाजे, कारखानों के सायरन और मशीन से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। अधिक तेज ध्वनि से मनुष्य को सुनने की शक्ति का ह्रास हो जाता है, अनिद्रा, कभी कभी पागलपन का रोग भी उत्पन्न हो जाता है। अगर हम ज़्यादा जो है ध्वनि में रह रहे हैं तो। उसके बाद प्रदूषण पर नियंत्रण, हमारा मेन टॉपिक हो जाएगा प्रदूषण पर नियंत्रण। तो 3 प्रकार के हो गए। ज़्यादा लंबा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो 180 अंक में नहीं तो 300 अंक में लिखने के लिए बोलते हैं। अगर आप सब 300 शब्दों में लिखने के लिए बोलते हैं, अगर आप जोड़ोगे तो 300 शब्द से अधिक ही हो जाते हैं, तो ज़्यादा लंबा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें। तो उसके बाद हम देखेंगे प्रदूषण पर नियंत्रण। प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्ति और सरकारों दोनों ही स्तर पर पूरे प्रयास की आवश्यक है। अगर हम जान लो कि कोई व्यक्ति अगर प्रयास कर रहा है तो बिना सरकार की मदद से नहीं कर पाएगा। अगर सरकार ही जो है प्रदूषण मतलब खत्म करने की प्रयास कर रही है तो वो भी बिना व्यक्ति नहीं कर पाएगी। अगर सरकार ये प्रदूषण बढ़ा रही है तो प्रदूषण को कम कर रहा है, अगर ये प्रदूषण को कम कर रहा है तो प्रदूषण को बढ़ा रहा है। तो दोनों अगर मिलकर ही काम करें तो हो सकता है, वरना तो जो है प्रदूषण बढ़ता ही जाएगा। तो दोनों ही स्तर पर पूरे प्रयास की आवश्यकता होती है। यहाँ पर पूरे ही प्रयास आवश्यक हैं। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियम के लिए भारत सरकार ने सन 1974 में ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया है। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड के सभी प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए। उद्योगों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकना होगा। मतलब यहाँ पर उद्योगों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषणों को रोकना होगा। औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुची उसके बाद व्यवस्था करनी होगी। धुएं तथा अन्य प्रदूषण के समुचित अन्य प्रदूषणों के समुचित ढंग से निष्कासन और उसको व्यवस्था का भी दायित्व लेना होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई पर रोक के लिए कठोर नियम बनाए गए, उन्हें और कठोर किया जाए। जो हमारे वनों की कटाई के लिए नियम बनाए गए थे उन्हें और ही कठोर नियम बनाए गए और उन पर हम जो उनकी कटाई करते हैं उनके लिए अत्यधिक
अगर कोई वन काटता हुआ देखा जाता है, अगर कोई किसान ही अपने खेतों में जो हमारा वेस्ट पदार्थ हो जो पुआल और फूंकते हैं तो उसे मतलब जेल हो जाती है, तो कुछ जुर्माना भी देना पड़ता है। और बात करें उपसंहार की, बात उपसंहार, तो जैसे होगा कि हमारा लास्ट पॉइंट है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जो उपसंहार में लिखेंगे हम, पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम भविष्य में और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम अपना जो पर्यावरण की जागरूकता से ही हम भविष्य में और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण की अभिशाप से आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्त दिला सकेंगे। अतः सरकार के साथ हम सभी का भी यह पावन कर्तव्य बन जाता है। सरकार के साथ साथ हमारा भी यह पावन कर्तव्य बन जाता है कि हम उसके बाद प्रदूषण मुक्त पर्यावरण तैयार करने की दिशा में जागरूक रहें।